हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि आपका बिजनेस स्टडीज का चैप्टर होने वाला है उसका आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। हमने पार्ट 1 में शानदार तरीके से डिस्कस करा था बेसिक्स के बारे में कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितना जरूरी है और क्यों इम्पोर्टेंट है भाई एक बिजनेस को सही तरीके से रन करने के लिए। एक बिजनेस को अगर बहुत अच्छे तरीके से आपको चलाना है तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट ठीक रखना पड़ेगा। और उसमें हमने देखा था कि जो हेनरी फ्योल है, कल हमने देखा था ना कि हेनरी फ्योल के द्वारा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक तरीके से दिया गया। अब 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आज हम लोग एक एक कर सारी मैनेजमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका सीधा सा जो हमारा फोकस पॉइंट ये रहेगा कि मिनिमम पॉइंट में हम ज्यादा एक तरीके से कैसे समझ पाए और जब भी अगर कोई केस बेस्ड स्टडीज बने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि उनमें से कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है। उसके लिए कुछ कीवर्ड होते हैं जो कि आपको पकड़ने होते हैं और वो कीवर्ड जो है वो आज हम लोग एक तरीके से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने जाना कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितने 14 होते हैं। सबसे पहला याद रखना फटाफट, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड है डिसिप्लिन। फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स्थ है सब ऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। सेवेंथ है आपका रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। एट है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। 9 है आपका एक तरीके से स्केलर चेन। 10 है ऑर्डर। 11 है इक्विटी और 12 है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 13 है इनिशिएटिव और 14 है स्पिरिट डी कॉप्स, ठीक है। तो ये सब सारी चीजों के बारे में कल मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था, आज उसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या, डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखो कभी भी आपको ना मैनेजमेंट को बहुत बेहतर बनाना है, अगर आपकी बहुत बड़ी टीम है तो आप उसको टीम को डिवाइड करोगे। अगर आप टीम को डिवाइड नहीं करोगे तो कभी भी आपका जो वर्क है वो सही तरीके से डिवाइड नहीं होगा। और जब वर्क डिवाइड नहीं होगा तो आप अपने बिजनेस को इनलार्ज कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फियोल ने क्या रिकमेंड करा, दैट वर्क ऑफ ऑल काइंड मस्ट बी डिवाइडेड एंड एलोकेटेड एज पर द कॉम्पिटेंस, क्वालिफिकेशन के आधार पर या फिर एक्सपीरियंस के आधार पर ऑफ अ इंडिविजुअल। मान लो एक इंडिविजुअल जो है, एक बंदा है, उसे एक तरीके से एचआर का काम सही तरीके से आता है, तो क्या हम लोग उसको फाइनेंस के डिपार्टमेंट पे रख सकते हैं? बोलो, फाइनेंस के डिपार्टमेंट नहीं रखेंगे, ऐसा करना गलत होगा। मतलब हमें किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए एज पर कॉम्पिटेंस, मतलब क्या उनके पास काबिलियत कैसा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है भाई, और उसकी एक्सपीरियंस क्या है। तो एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंसी और एक तरीके से जो तीसरा है हमारा क्वालिफिकेशन, उसके आधार पर हमें वर्क को डिवाइड करना चाहिए ताकि एक फ्रूटफुल जो मीनिंग है वो एक बिजनेस का निकल पाए या फिर एक काम का निकल पाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ठीक है भाई, आपने डिवाइड तो कर दिया, अब लेकिन उन डिवीजन के बाद उनको अथॉरिटी भी तो देना पड़ेगा। आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे डेलीगेशन होता है। अब डेलीगेशन 3 तरीके का होता है भाई। क्या होता है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब ARA, ठीक है। तो एक तरीके से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कब किसको कितना अथॉरिटी देनी है और कब किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। ये भी एक तरीके से आपके, अब मान लो कोई बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा देंगे, जो मान लो काम ढीला सीला रख रहा है इसका मतलब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कम देंगे और उसकी वेतन भी कम रखेंगे। सिंपल सी बात है। उसके बाद अथॉरिटी इज द ड्यूटी। अथॉरिटी क्या, एक तरीके से ड्यूटी है विच अ सबऑर्डिनेट इज एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म, कि जो भी सबऑर्डिनेट होता है, मैनेजर क्या करता है भाई, अथॉरिटी किसको दे रहा है, अथॉरिटी एक सबऑर्डिनेट को दे रहा है। मान लो एक श्याम है मैनेजर, अब श्याम ने जो है एक तरीके से राणा को क्या बोला कि भाई एक काम करो कि ये काम मेरे को करके तुम दो, इसका मतलब इसने एक अथॉरिटी दिया। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक तरीके से क्या है, ये काम करके सही तरीके से श्याम को सौंपे। इसका मतलब क्या है कि अथॉरिटी एक ड्यूटी है विच इज द सबऑर्डिनेट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, बट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ में चलता है। ऐसा नहीं किसने अथॉरिटी दे दिया आराम से राणा साहब जो है सो रहे हैं, ऐसा तो काम नहीं कर सकते भाई, है। तो ऐसा तो काम नहीं कर सकते हैं, तो मतलब क्या, राणा को भी एक तरीके से उसी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना है अगर उसको एक बेहतर
जो है एक कंपनी में अपनी पोजीशन को हासिल करनी है। नहीं तो क्या होगा, कोई दूसरा उससे बेहतर अगर कर रहा होगा तो उसे अगले बार लाया जाएगा। तो इसका मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी मैनेज प्रॉपरली। क्लियर, दूसरी बात हो गई। तीसरा देखो, तीसरा हमारे पास है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है, सिंपल सी बात है, रूल्स एंड रेगुलेशन कि क्या भाई प्रॉपर टाइम पर आ रहा है कि नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी कंपनी की है उसको क्या फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। अगर फॉलो नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है, इनडिसिप्लिन्ड है वहां के एम्प्लॉइज, और वो कभी भी एक मैनेजमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे कि देखो, डिसिप्लिन रेफर्स टू द ओबीडियंस ऑफ द रूल, मतलब किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे किया जा रहा है। डिसिप्लिन रिक्वायर्स अ गुड सुपरविजन। अगर डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलना है उसके लिए सुपरविजन, देख रेख जरूरी है ना। मान लो मैंने कोई डिसिप्लिन बना दिया अपनी कोचिंग में, अब इसका जरूरी थोड़ा ना कि मैंने बोल दिया तो बस हो गया, मेरे को सुपरवाइज भी तो करना पड़ेगा। मैं कैमरे से देखूंगा भी तो कि कोई ऐसा लड़का तो नहीं है कि जो उल्टा पुल्टा काम किया जा रहा है, यहीं पे बॉम्ब फोड़ दे रहा है। ठीक है, बहुत सारे ये सब सारी चीजें होती है। बहुत सारी उसी तरीके से मैनेजमेंट में अगर देखने को मिलेगा तो वहां पर भी आपको क्या करके चलना पड़ेगा, वॉच डॉग, मतलब यू शुड वॉच। ठीक है, कि क्या सुपरवाइज, मतलब सुपरविजन शुड भी एक तरीके से टेकन प्लेस एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कि सुपरविजन जो है चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो हायर लेवल मैनेजमेंट हो, तीनों लेवल में एक तरीके से देखा जाना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू फ्यूल बोला गया कि गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल क्लियर द फेयर रूल्स एंड बिल्ट इन द सिस्टम एंड पेनल्टीज विल बी हेल्प टू मेंटेन द डिसिप्लिन। इसीलिए अगर कोई मान लो कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ता है, कोई रूल्स को तोड़ता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए भाई, पेनल्टी होना चाहिए। सिंपल सी बात है, पेनल्टी, पेनल्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नहीं तो वो क्या होगा, और भी करता जाएगा। पेनल्टी शुड बी प्रॉपरली प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छोड़ दे रहे हैं, एक चांस दे रहे हैं, दो चांस दे रहे हैं ना, पहली गलती पर ही पेनल्टी मार दो तो अगली बार से वो गलती करेगा ही नहीं है। तो पेनल्टी इज मस्ट रिक्वायर्ड, सिंपल सी बात है। क्लियर, एंड इट मस्ट बी फॉर ऑल द। अब मान लो कि अगर मान लो कि इस कैंपस में बोला गया भाई एक कैंपस है जहां पर सॉफ्टवेयर बिजनेस चल रहा है, तो हम बोला कि भाई यहाँ पर सिगरेट पीना मना है, वो प्रॉपर रूल है। लेकिन कोई कैंपस में सिगरेट अगर कोई इंप्लॉयज पी रहा है तब उस पर पेनल्टी लग रही है, लेकिन कोई मैनेजर पी रहा है उस पर पेनल्टी नहीं लग रही। गलत बात, चाहे वो वहां का डायरेक्टर भी क्यों ना पिए तब भी उस पर वही पेनल्टी मिलनी चाहिए। क्यों, क्योंकि रूल्स रूल सबके लिए है ना भाई। आप मालिक हो, मालिक अपने घर पर हो, वहां पर आप मालिक नहीं हो, आप एक तरीके का इंप्लॉयज का पार्ट हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो है मैं यहाँ पर सिगरेट पीऊंगा भाई, मैं यहाँ पर एक तरीके से जो मन चाहे वो करूंगा, तो फिर आपके आपके जो जितने भी इंप्लॉयज होंगे वो एक तरीके से नाराज हो जाएंगे और उससे मैनेजमेंट के ऊपर गलत असर पड़ेगा। तो मतलब सबके लिए रूल्स है, ठीक है। लेकिन चीजें यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। आगे आगे आते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, थ्री समझ में आ गया। फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच सबऑर्डिनेट्स शुड बी रिसीव द ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल टू ओनली द सुपीरियर। मतलब अगर कोई सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को कुछ ऑर्डर दे रहा है कि ये काम कर लो, तो ये इसके लिए क्या है, अकाउंटेबल है भाई। और सिर्फ इसी के लिए अकाउंटेबल है। अब ऐसा नहीं कि इसका एक बगल वाला जो दूसरा है वो एक तरीके से सुपीरियर वो बोल रहा है कि भाई तुम कैसे नहीं काम किया, उसने जो दिया वो, ये नहीं बोल सकता। ये अगर बोलेगा तो उसको बुरा लगेगा। भाई अब हम दोनों का बात है, वो बीच में क्यों आ रहा है। अगर उसको प्रॉब्लम है, मेरे मैनेजर को प्रॉब्लम है, तो मैनेजर बोले मेरे से, मतलब मेरा सुपीरियर बोले। कोई दूसरा अगर मैनेजर आकर मेरे को टोक रहा है, इसका मतलब दैट इज नॉट फेयर एट ऑल, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड का फॉलो नहीं हो रहा है। तो मतलब बोला है नो पर्सन कैन सर्व सेवरल मास्टर एट अ सेम टाइम। सिंपल सी बात है। मान लो तुम 3 क्लास ले रहे हो इकोनॉमिक्स का, अलग अलग मास्टर से ले रहे हो, किसी का नहीं समझ में आएगा। सबको पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सबका समझाने का तरीका अलग होता है, सबका मतलब उसको बच्चों का गाइड करने का तरीका अलग होता है। तो एक तरीके से आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आप 4 टीचर से पढ़कर बहुत अच्छा कर लोगे। किसी एक टीचर को पकड़ो और उसी को एक तरीके से अपना गुरु मान के चलते रहो। हमने भी वही काम करा है। अगर हम भी अगर 5-10 टीचर कि नहीं यार वो ना सही तरीके से इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है तो चलो उससे पढ़ते हैं, तो वो शुरुआत में डिसाइड करो। एक बार डिसाइड कर लिए फिर ये मान के चलो कि वही सही है। अगर वो बहुत गलत पढ़ा रहा है फिर तो बढ़िया है, फिर तो आप स्विच ऑन कर जाओ, वो अलग बात है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे मान लो एक बंदा है, अब एक बंदा को कोई काम दिया एक एक सुपीरियर, अब वो 4 सुपीरियर को वो अपना काम बताने जाएगा तो वो दिक्कत वाली बात है कि नहीं है। Clear, if an employees gets order from the 2 superior at the same time, then the principle of unity। तो अगर कहीं भी केस में स्टडीज में अगर ऐसा दिख गया कि 2 लोग, एक बंदे को बोल रहा है तू ये काम कर, एक बंदा बोल रहा है तू ऐसे काम कर, एक ही काम को, बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएगा नहीं,
बहुत बहुत कंफ्यूजन होगा। तो ये चीजें जो है वो हमें यूनिटी ऑफ कमांड को, तो अगर ये चीज आ गया ना कि अगर कोई केस बेस्ड स्टडीज में और उसमें लिख दिया गया कि एन सबऑर्डिनेट इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम द टू सुपीरियर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फ्यूल इज बीइंग वायलेटेड, यूनिटी ऑफ कमांड। हम लोग यहाँ पर ज्यादा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोल देते हैं। तो या ये सब नहीं करना, यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि कमांड सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट आता है। ठीक है, समझ में आया यहां तक? आगे आते हैं भाई, आगे आते हैं पांचवा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन शुड बी फॉलोड इक्वली। देखो यहाँ पर इट इंप्लाइज दैट देयर शुड बी अ वन हेड एंड वन पर्सन फॉर द प्रूफ ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द एक्टिविटीज शुड बी कैरिड अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन हेड एंड देयर शुड बी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। मतलब क्या, एक ही हेड पर चलना चाहिए। मान लो इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है, मतलब एक डायरेक्शन में चलना चाहिए, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। वो स्केलर चेन अलग है, स्केलर चेन में बहुत बेसिक डिफरेंस है, मैं वही बता रहा हूँ। नहीं नहीं, स्केलर चेन और उसमें बहुत डिफरेंस है, अभी मैं स्केलर चेन पर आऊंगा। बस यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर मान लो डायरेक्शन क्या होना चाहिए कि एक हेड का एक पर्सन होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर एक पर्सन है, इसके ऊपर एक पर्सन है, मतलब ये डायरेक्शन कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है कि नहीं। स्केलर चेन के बारे में बात करेंगे अभी। बस यहाँ पर एक बात करना है कि आपको क्या बोला जा रहा है कि ऑल द एक्टिविटीज शुड बी कैरिड अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन हेड, एक ही हेड होना चाहिए। वो जो बोल रहा है भाई वही सब सारी चीजें, मतलब एक प्रोजेक्ट का एक ही हेड है और वो उसी के डायरेक्शन में वो पूरा काम होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन में। मतलब ही शुड बी, मतलब वही कम्युनिकेट करेगा, वही लीडरशिप वहां पर निभाएगा और उसी तरीके से डायरेक्शन चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अब एक हेड ने चार, एक ही प्रोजेक्ट को हम चार मैनेजर बना दिए, गड़बड़ हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन शुड बी नॉट फॉलोड, मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं है यहाँ पर। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं रहेगा, मान लो एक प्रोजेक्ट आया हमें भाई कि हमें ना पूरे देहरादून के जितने भी सरकारी मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वहां सीसीटीवी कैमरा लगाना है, तो चार हेड तो हो नहीं सकते, एक ही हेड होगा ना। वो अपने अलग अलग एम्प्लॉयज को सबको देखेगा, चेक एंड बैलेंस करेगा, सुपरवाइज करेगा भाई सही से डायरेक्शन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंपल सा, ये समझ में है डायरेक्शन। अब इस कलर पर आएंगे, आते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब अगर मान लो, सिंपल सा एक एग्जांपल है भाई, अगर मान लो कि मेरी टायर की कंपनी है, ठीक है, और मेरी टायर की कंपनी, उसमें एक एम्प्लॉयज काम कर रहा है। अब वो एम्प्लॉयज का एक बंदा है, मतलब एक एम्प्लॉयज के एक मामा है जो एक तरीके से क्या है, एक मामा है उसके, वो उनका टायर का एक बिजनेस है छोटा सा जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। अब वो मार्केट पे कम दाम में मिल रहा है उनसे, वो टायर कच्चा माल नहीं ले रहा है, कच्चा माल ऑफ द टायर वो किससे ले रहा है, कच्चा माल ऑफ द टायर मामा से ले रहा है वो, क्योंकि उसके मामा को फायदा पहुंचाना है। तो मतलब वो कंपनी के भलाई के बारे में नहीं सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैं अपने मामा को ये बिजनेस दे दूंगा, और जबकि वो मार्केट रेट से ज्यादा दे रहा है, तो कंपनी के लिए तो घाटा है ना भाई। आपको मार्केट रेट में अगर सेम क्वालिटी है तो आपको मार्केट रेट से उठाना चाहिए, ना कि आपको मामा, मतलब क्या एक तरीके से वो मैनेजर क्या कर रहा है, अपनी इंटरेस्ट को आगे रख रहा है। मतलब क्या है, वो अपने मामा के जरिए अपने कंपनी को मामू बना रहा है। तो वो गड़बड़ बात है ना, वैसा नहीं करना चाहिए। वैसे कोई भी नहीं कर, अगर आप भी कोई कंपनी में जाओगे काम करने के लिए तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहले कंपनी को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि वो आपको पैसा दे रहा है, वो आपको काम दे रहा है। अगर वहां पर दिक्कत हो तो आप कंपनी के हेड से बात कीजिए, वहां वो चलेगा, लेकिन आप कंपनी से दगाबाजी मत करिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब एक तरीके से आप अपने अन्य से दगाबाजी कर रहे हैं, आपके आपका जहाँ जहां से खाना चल रहा है वहां से आप दगाबाजी कर रहे हैं, तो वो काम नहीं करना चाहिए। तो ये बात स्पेसिफिक होना चाहिए। इसका मतलब सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेट ऑफ इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द, हाँ इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर मतलब हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि कंपनी के इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कट एंड क्लियर। चलो आगे देखा जाए, नेक्स्ट आगे अगर देखा जाए तो हमारा क्या है, रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। जो अच्छा काम करे, जो सही काम करे, उसको सही तरीके से सैलरी वगैरह मिलना चाहिए। जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको सैलरी नहीं मिलेगा, या उतना ही सैलरी मिलेगा जितना वो काम करेगा। तो मतलब इसका भी ध्यान देना चाहिए कि जो अच्छा काम करे, मतलब रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेम्यूनरेशन शुड बी अ फेयर एंड सेटिस्फैक्ट्री फॉर बोथ एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा पैसा देना चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन को भी घाटा ना हो रहा हो और उस बंदे का भी कोई घाटा ना हो रहा हो। This principle leads to harmonized relation in the organization. Fair remuneration should be determined based upon the government rules elevated to the wages related to the wages
और एक तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द वर्क एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। मतलब आपका जो वेजेस सिस्टम है, अब मान लो कि एक ही बंदा है वो 8 घंटे का काम गांव में करता है रूरल एरियाज में, ठीक है, और वही बंदा अगर 8 घंटा काम वो अर्बन एरियाज में कर रहा था, ज्यादा तनख्वाह उसको कहाँ मिलेगा? अर्बन में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भाई नेचर ऑफ द वर्क दूसरा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको वहां पर ज्यादा है। तो उन सब सारी चीजों का ध्यान जो है वो एक तरीके से आपको देकर चलना होगा, उसके हिसाब से आपको सैलरी देनी चाहिए। और ऊपर से और भी कोई अच्छा बंदा काम कर रहा है उसको ज्यादा सैलरी दो, जो कम काम कर रहा है उसको कम सैलरी दो। तो रेमुनेशन शुड बी फेयर, दोनों तरफ से होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और एम्प्लॉयज की तरफ से भी। ठीक है, आते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने सिंपल से आपको बताया, सेंट्रलाइजेशन मतलब द पावर इज इन सेंटर। एक बंदा बोल रहा है, सारे लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है भाई? जब सबके साथ जो है मिलजुल कर एक तरीके से हम लोग चल रहे हैं। जैसे कि अभी बिहार का इलेक्शन, बिहार के इलेक्शन में एनडीए सरकार सब मिलजुल के चल रहा है। एनडीए जानते हो, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जब एनडीए और अदर पार्टी की सरकार मिल जाती है, सब अदर पार्टी सब मिल जाती है तो एनडीए बनाती, नहीं तो अकेला बीजेपी है। सीमा, हाँ, तो वो फिर रामविलास पासवान का भी पार्टी है, ठीक है, एलजेपी। तो वो सब सारी चीजें। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि कंपनीज में दोनों तरीके की चीजों को फॉलो करके चलना चाहिए। जब अगर सिचुएशन लग रहा है सेंट्रलाइजेशन फॉलो करना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन, और जब डिसेंट्रलाइजेशन तो डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा नहीं कि हमेशा सेंट्रलाइजेशन और हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन, उसमें भी एक तरीके से दिक्कत आता है। तो सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल, कि किसके पास ज्यादा पावर है सेंट्रलाइजेशन में? टॉप लेवल के पास भाई। सिर्फ टॉप लेवल बोल रहा है और मिडिल लेवल लोअर लेवल सुन रहा है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। उन लोगों से कोई भी वार्ता या कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप है। ठीक है, मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द लेवल। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपनी कम्युनिकेशन को सारे लेवल के पास, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों के बीच में। जहां आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा अति हो गया, तब तो फिर आपको अपना तो रौद्र रूप दिखाना ही पड़ता है। जब आपको लग रहा है कि ठीक है भाई, तब चलो ठीक है, सबसे बात करके सलाह मशवरा करके हम चीजों को हल कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो कि हमको 8वें नंबर पर पता चलता है। आगे आते हैं भाई 9th में। 9th में क्या है? 9th में आपको देखने को मिलेगा स्केलर चेन। अब जैसा कि आपने बात करा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और स्केलर चेन में क्या डिफरेंस है, यहाँ देखना। स्केलर चेन और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू, पहले इसको समझते हैं फिर हम दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर स्केलर चेन के हिसाब से देखा जाए तो क्या है भाई? देयर इज अ स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सुपीरियर टू द लोवेस्ट सबऑर्डिनेट। कहां? सुपीरियर से लोवेस्ट सबऑर्डिनेट तक है वो चल सकता है। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है भाई? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है इन दोनों के बीच में भी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो सकता है, इन दोनों के बीच में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो सकता है, और इन दोनों के बीच में अलग से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो सकता है। लेकिन स्केलर चेन पूरी व्यवस्था को बताता है कि सारी व्यवस्था एक ही लाइन में होनी चाहिए, समझ रहे हो? और सारी व्यवस्था एक ही लाइन में होनी चाहिए। ये व्यवस्था व्यवस्था मतलब क्या? जैसे मान लो कि यहाँ पर टीम है, मान लो एक प्रोडक्शन टीम है, सेल्स टीम है, फिर एडवर्टाइजिंग टीम है, फिर आपको उसको मान लो कि एक फाइनेंस टीम है, और उसके बाद आपको टॉप लेवल के, यहाँ पर मान लो कि टॉप लेवल के मैनेजर्स है। इसका मतलब क्या? ये सब एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, एक ही स्केलर चेन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये दोनों आपस में गुटर मुटर कर रहे हैं अपना, ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो करके चल रहे हैं कोई प्लान को लेकर। वो कब प्लान फॉलो करेंगे? जब यहां से कोई आया कि भाई ऐसा करो कि ये प्रोडक्शन टीम है और इस डायरेक्शन में चलो भाई तुम लोग, तब इसने एक तरीके से आपस में सलाह मशवरा करके एक डायरेक्शन पकड़ लिया और चल लिया। या कोई एक प्रोजेक्ट को लेकर एक डायरेक्शन में चल दिया। डायरेक्शन मतलब एक दिशा है ना भाई, कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हमें 10% प्रॉफिट, तो सारे लोगों को वही सोचना चाहिए, 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, वो एक डायरेक्शन है। लेकिन यहां पर क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रेट लाइन में, कि यहां से बात यहां जाएगी, 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 ये एक लाइन में होनी चाहिए। यहां से बात यहां नहीं जानी चाहिए, ये वाली बात में होनी चाहिए। अगर यहाँ ये वाला चेन बना के रखा है तो ये वाले चेन में जाना चाहिए, मतलब हमने जो चेन बनाया है उसी चेन में जाना चाहिए, समझ में आया? उसमें उल्टा पुल्टा नहीं, क्लियर? लेकिन डायरेक्शन जो है वो एक तरीके से आपको एक ऑब्जेक्टिव को जो आपने सेट करा है उसको पूरा करने में मदद करता है। और ये है कि आपको छोटे छोटे कामों को एक तरीके से डील करने में भी कोशिश, अगर मतलब मदद करता है, ताकि आप एक तरीके से कोई भी अगर अर्जेंसी भी हो जाए तब आप उस स्केलर चेन को तोड़ सकते हैं। बिना अर्जेंसी के कोई भी स्केलर चेन को तोड़ नहीं सकते। जैसे कि अगर मान लो अचानक से कुछ आन पड़ी ऐसी व्यवस्था, तो मतलब हेनरी फ्यूल ने एक बात बोला है, परमिटेड द शॉर्टकट चेन इन द केस ऑफ
अर्जेंसी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का सीधा सा मतलब क्या होता है, अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉयज ऑफ द सेम लेवल। मान लो सी और जी जो है सेम लेवल का है भाई, इधर सेम लेवल के एम्प्लॉयज है। अब अगर कुछ अर्जेंसी आ गई कोई पर्टिकुलर कि भाई ऐसा करो यार, अभी एम्प्लॉयज नहीं नीचे वाले, तुम दोनों साथ में मिलकर काम कर लो, क्योंकि अभी एम्प्लॉयज का तबीयत खराब है, कुछ खराब है। इसका मतलब क्या, ये दोनों साथ में मिलकर एक ही लेवल के दो लोग अलग अलग जाकर अपने से काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो गैंग प्लैंक है, कि गैंग बना लिया और उसके साथ वो प्लान को आगे बढ़ा रहा है। तो स्केलर चेन शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। लेकिन वहां पर छोटे लेवल पर भी हो सकता है, कहां पर, डायरेक्शन, यहां भी छोटे लेवल पर हो सकता है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, वहां ऑब्जेक्टिव मेन मुद्दा रहता है। और यहाँ पर कि जो हम बोल रहे हैं आप फिर नीचे बोल दो, फिर नीचे बोल दो, वो पास ऑन होना चाहिए, मतलब एक चेन में काम होना चाहिए, चेन गड़बड़ाना नहीं चाहिए। कि अगर मेरे पास मान लो कि गवर्नमेंट ऑफिस में अगर कोई बात करने आ रहा है, तो पहले जाके हेल्प डेस्क से बोलेगा, फिर उसके बाद वो वहां रेकमेंड करेगा, फिर वहां रेकमेंड करेगा, फिर वो बाद में जाकर साइन होगा, फिर उसके बाद वो आएगा, तो वो एक चेन बना हुआ। लेकिन डायरेक्शन में क्या, ऑब्जेक्टिव क्या सरकार का, कि हमें एक तरीके से ये काम करना है, वो काम सबके दिमाग में होना चाहिए, वो डायरेक्शन है कि भाई हमें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम करना है। अब क्लियर हुआ दोनों में बेसिक डिफरेंस है, जो कि तो स्केलर चेन शुड बी फॉलोड। क्लियर, आगे आ जाओ भाई। आगे अगर देखा जाए तो हमारा क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर में भी होना चाहिए भाई, अकॉर्डिंग टू देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। सबका अपना अपना जगह है, सबका काम करने का एक जगह है, सबका काम करने का एक तरीका है, ठीक है, उसको वही काम उसी तरीके से करना चाहिए एक सोशल ऑर्डर में, ताकि हमारे जो एक तरीके से कंपनी का जो सोशल ऑर्डर है, समाज का जो ऑर्डर है, वो एक तरीके से, अब इसमें दो ऑर्डर आता है, कौन, दो ऑर्डर पर फोकस किया गया, एक तो सोशल ऑर्डर पर और एक मटेरियल ऑर्डर पर। सोशल ऑर्डर क्या होता है भाई, इन मटेरियल ऑर्डर सबसे पहले देयर मस्ट बी अ प्लान फॉर एवरीथिंग, इट इंश्योर टू फिक्स अ प्लेस फॉर अ वेरियस मटेरियल टूल। हमने देखा, अब भाई मान लो कि एक गाड़ी बनाने वाली है, अब कोई मान लो कि उसने मतलब कि नट कसने वाला जो एक रहता है, पाना, पाना वगैरह रहता है या कुछ भी है, वो उसका एक जगह है ना फिक्स, आपको वहीं रखना चाहिए हर मटेरियल को। पाना नहीं समझते हो, पाना, हाँ, स्क्रू ड्राइवर बोल, स्क्रू ड्राइवर दूसरा होता है, हाँ। तो आपको क्या है कि हर एक मटेरियल के थिंग्स जो भी आपके कंपनी में इस्तेमाल हो रहा है, उसका एक जगह बना हुआ है, आप वहीं पर रखो। मान लो कि दुकान चला रहे हो, एक बंदा आया, एक एम्प्लॉय आया, वो जहाँ नमकीन रखा रहता है उसके पीछे बिस्किट छिपा दिया और आगे नमकीन रख दिया, और जबकि वहां पे पूरा बिस्किट रहता है या नमकीन रहता है, लेकिन उसमें बिस्किट ठूस दिया आगे में। अब कोई कस्टमर आया और वो जो बिस्किट वाला या नमकीन वाला जो दूसरा एक बॉक्स बना हुआ है वहां पर एक तरीके से खाली है, तो हम कस्टमर को तो घुमा दिए, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट तो बचा हुआ है। इसका मतलब क्या, मटेरियल जो भी यूज हो रहे हैं आपके एक तरीके से प्रोडक्शन में कहीं भी हो, वो प्रॉपर प्लेस पर होने चाहिए, एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए, ताकि वहीं से जो भी बंदा है नया वो वहीं पर रखे, वहीं से उठाए वहीं रख दे। ये बहुत जरूरी है। हाँ, सुपर मार्केट में ये सब इसलिए ना बहुत सारे लोग लगे रहते हैं हमेशा, या कोई एक कस्टमर आया, एक कस्टमर ने एक कपड़ा निकाला उसको कहीं दूसरी जगह छोड़ के आ गया, तो वो फिर सजाने में लगे रहते हैं ताकि हमारा बैलेंस ना गड़बड़ाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मटेरियल ऑर्डर, नहीं तो फिर आपका माल कैसे बिकेगा। कोई कस्टमर आया, देखा यार, एक देखा यार यहाँ ये वाला भी लगा हुआ, ये वाला भी एक ऑर्डर में है ही नहीं, उसका दिमाग ऐसे खराब हो जाएगा कि हम देखें तो देखें क्या, देख रहे हो। अब मान लो कि एस साइज का टी शर्ट लगा, वहां एल साइज का दो चार घुसा हुआ, तो फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएगा कस्टमर। तो ऐसे नहीं करने चाहिए हमें। उसके बाद बोला गया दूसरा का, वेयर इज द सोशल ऑर्डर देयर मस्ट बी अपॉइंटेड प्लेस। अब हर एक एम्प्लॉयज का एक जगह है भाई, कि तुम भाई यहाँ बैठोगे, यहीं से जो करना है करो, 50 जगह इधर से उधर मत घूमते फिर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब मान लो कभी कैशियर के जगह पर जाके मैनेजर बैठ गया, मैनेजर की जगह पर कैशियर बैठ गया, दिक्कत नहीं होगा, परेशानी हो जाएगी। तो इससे सोशल ऑर्डर भी गड़बड़ाता है, फिर अपना काम नहीं कर पाता सारे लोग, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी होगा। तो हम लोग को ऑर्डर मेंटेन करना है, कौन सा दो ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर और सोशल ऑर्डर। क्लियर, समझ में आ गया। आगे देखो भाई 10वां हो गया, 11th देखो। 11th में क्या है, 11th में इक्विटी, मतलब वी शुड रिकॉग्नाइज, वी शुड फॉलो द इक्वालिटी अमंग ऑल। मतलब चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, चाहे उसका कोई भी सेक्स हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको हमें इक्वली ट्रीट करनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर सिंपल सी, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोल रहा हो, कोई भी नेशनैलिटी का हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई फॉरेन का बंदा आ गया काम करने के लिए, उसको हम चिढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको हम उंगली कर रहे हैं, एक तरीके से दिक्कत नहीं है, तो जब बेचारा परेशान हो जाएगा वो,
है ना। वो तो एक तरीके से बोलेगा भयंकर, ये कहाँ आ गए यार, मतलब इंडिया में हम कितना अच्छा काम करने आए, यहाँ पर दिमाग खराब किए हुए सारे लोग। हाँ, उसको बहुत कुछ है, उल्टा पुल्टा कुछ भी बोले जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है एक कंपनी के ऊपर, और कंपनी के लिए वो कभी भी फायदेमंद नहीं होता है। मतलब देयर शुड बी अ प्रॉपर इक्विटी। इक्विटी इंश्योर्स अ कोऑर्डिनेशन, और इक्विटी से क्या आता है, कोऑर्डिनेटेड रिलेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, दोनों के बीच में। ठीक है, और ये एक स्मूथ एंड सक्सेसफुल वर्किंग इंटरप्राइजेस को बनाता है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर एफर्ट टू अचीव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या, कि ऐसा ना हो कि एक एम्प्लॉयज को बार बार निकाला जाए, उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और कोई भी आपकी कंपनी में आ रहा है तो एक फिक्स टर्म के लिए जो है वो काम करके जा रहा है, तभी आप एक तरीके से बोल सकते हो कि हाँ भाई, ये कंपनी जो है वो सही तरीके से वर्क करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू एम्प्लॉयज मस्ट बी गिवन एम्पल ऑफ टाइम टू अडेप्ट द न्यू कल्चर एंड इन्वायरमेंट ऑफ द वर्क प्लेस। एक नए एम्प्लॉयज को आया है तो उसको ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में ही दिमाग खराब किए हुए है, ये भी काम कर लो वो भी काम कर लो, वो समझ ही नहीं पा रहा बेचारा, और उसको तुम लोड पर लोड दिए जा रहे हो। इसका मतलब वो काम नहीं करने चाहिए हमें। हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर सबको उतना समय देना चाहिए ताकि वो उस माहौल में क्या हो पाए, एडजस्ट हो पाए। ठीक। 13 नंबर क्या है भाई, इनिशिएटिव। मैंने बताया था, कोई जैसे नए नए लोग आते हैं या फिर नया नया काम आता है, तो हर एक लोगों को हर एक मौका जो है, मतलब हर एक लोगों को एक एक मौका देख के देखना चाहिए कि भाई वो उस मौके का फायदा उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। मतलब सबको एक मौका देना चाहिए इनिशिएटिव लेने का, ताकि उसका एक सेल्फ ग्रूमिंग हो सके, है ना, सेल्फ ग्रूमिंग हो सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर शुड इंकरेज एंड शुड बी गिवन अ अपॉर्चुनिटी। उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ताकि वो कोई इनिशिएटिव, कोई मान लो कि एक प्रोडक्ट है, मान लो कि ये पेन है, एक जो हम लोग डिजिटल बोर्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ने बोला कि सर ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग ना एक इधर भी सेम इसी तरीके का जो है पॉइंट बना के दोनों तरफ दे देंगे, तो उससे क्या होगा, अगर इधर का नीब टूट जाएगा तो इधर का भी इस्तेमाल होगा। किसी ने दिमाग दिया। अब एक एक है बॉस, वो बोल दे रहा है क्या, भाग यहाँ से, तो डांट उठ के भगा दिया, उसकी बातों को सुन नहीं रहा है, मतलब क्या कर रहा है, एक तरीके से उसको डिस्करेज कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। अगर कोई भी आइडियाज वगैरह लाता है तब उसको लगे कि हाँ यार, यहाँ ना मेरी आइडियाज का कर, अगर अच्छा होगा तो, अगर खराब भी है तो बेटर नहीं है, थोड़ा सा अगर कुछ अलग सोच पाओ तो देखो, उसमें हम लोग इंप्लीमेंट काम करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक तरीके से इंकरेज कर रहे हैं, इंकरेज करना चाहिए कि कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं। हेनरी फ्योल ने सजेस्ट करा है कि एम्प्लॉयज एट ऑल द लेवल शुड बी इंकरेज टू टेक द इनिशिएटिव इन वर्क, ताकि वो वर्क के कोई नए इनिशिएटिव में काम करें। एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एन एम्प्लॉइज सजेशन सिस्टम। देख रहे हो, एक सजेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें सारे एम्प्लॉयज अपना सजेशन डालें। मान लो कि हमने रख दिया महीने में एक दिन रहेगा भाई, आज जो रहेगा 1 घंटा कोई नहीं काम करोगे, लास्ट का 1 घंटे में तुम अपना सजेशन लिख के बताओगे कि, और किसी का नाम नहीं रहेगा उसमें, ऐसे लेके दो, ताकि जो है वो एक टाइप करके दो, सबसे बढ़िया टाइप करके दो, प्रिंट करके दो। उससे क्या होगा कि कंपनी को फायदा होगा ना भाई, सजेशन दे रहा है कि सर ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए, तो प्रोजेक्ट को सही तरीके से डील किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट शुड टेक अ रीजनेबल स्टेप्स टू डेवलप द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। स्पिरिट डी कॉर्प्स का इस्तेमाल, मतलब अब मैनेजर शुड यूज वी, द वर्ड वी इन द प्लेस ऑफ आई, आई के जगह पर वी शब्द का। ठीक है, ताकि एक स्पिरिट जनरेट हो और कंपनीज में अच्छे तरीके से लोग जो हैं वो निकल के आए। तो स्पिरिट बहुत जरूरी है और एक टीम स्पिरिट बन पाए। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये 14 प्रिंसिपल है जो कि आपको याद करना है। बेसिक डिफरेंस आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। स्केलर चेन, स्केलर चेन में याद रखना कि एक पूरा चेन होता है जिसमें काम होता है, और कभी भी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है कि उस ऑब्जेक्टिव पर, वही ऑब्जेक्टिव है, उसी डायरेक्शन में आपको काम करना है। बस एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहेगा, उसी डायरेक्शन में काम करना, उसके अलावा कुछ नहीं। स्केलर चेन में ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, वो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट ऐसे चलता रहता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर काम कर रहे हैं वो लोग अपना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं कल साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि FWTL के द्वारा दिया गया है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।